तो बेसिकली देखो कि हमने जो पढ़ा था उसमें कल पढ़ा था कि अर्थ एग्जैक्टली जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अराउंड रोटेट नहीं कर रही है, एग्जैक्टली वर्टिकल एक्सिस के अराउंड नहीं कर रही। ये अभी मैंने कल सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था, जो हमारे पहले दो कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन करने थे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कैसे लैटिट्यूडनली हमारा टेम्परेचर वेरी करता है या फिर हीट एनर्जी वेरी करती है। उसके साथ साथ दूसरा ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लैटिट्यूड सर वेरियस लैटिट्यूड जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो एक्चुअली बड़े बड़े एरिया में एक्सपांड होती चलती है, करेक्ट। तो इसके लिए बट जैसे मैंने कहा कि ये जो कुछ आइडियल पोजीशन है ऐसे तो है नहीं है, करेक्ट। अर्थ हमारी क्या है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड इस तरीके से, और उसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारा जो कुछ इक्वेटर है वो भी इंक्लाइंड है। बेसिकली दिस इज नथिंग बट द इक्वेटर एंड दिस इज नथिंग बट आवर ज्योमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। इसे ज्योमेट्रिक एक्सिस कहते हैं हम लोग अर्थ की। तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है और ये हमारा साउथ पोल हो जाता है, करेक्ट। बट जैसे मैंने कहा कि हमारी अर्थ टिल्टेड है, तो जो टिल्ट है हम लोग दो प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टिल्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो हम लोग जो वर्टिकल एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई यहां पे एक एंगल बन रहा है, या फिर मैंने और एक आपको टर्म नहीं बताई थी, दैट इज ऑर्बिटल प्लेन। तो ये ऑर्बिटल प्लेन जो होता है इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट। सो बेसिकली ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है, बट दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट एग्जैक्टली लाइन, इट इज एक्चुअली दैट पाथ, that path which actually earth covers around the sun। जब वो पाथ फॉलो करती है तो उससे बनने वाला जो एक प्लेन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो बेसिकली यही ऑर्बिटल प्लेन है, क्लियर, ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल प्लेन, क्लियर। तो अभी बेसिकली क्या है कि हम लोग जो टिल्ट है, मतलब अर्थ अब जो झुकी हुई है इस तरीके से टिल्टेड है, उसको हम लोग दो प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, करेक्ट। एक तो मैंने क्या कहा कि ज्योमेट्रिक एक्सिस हम लोग इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो हमारा प्लेन है जिसे हम लोग ऑर्बिटल प्लेन कह रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में, सॉरी ज्योमेट्रिक एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रही है, हाँ 23.5 डिग्री, ठीक है। और उसके साथ साथ ऑर्बिटल प्लेन के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिक एक्सिस कितना एंगल बना रही है, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली मेन एग्जाम में क्या होगा, आपके साथ ना सिर्फ ट्रिक खेला जाएगा, और मेन एग्जाम में यूपीएससी क्या करता है ना, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करता है, ठीक है। यहां पे हमें रटना नहीं है बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारी चीजें ना लॉजिकली याद रखनी है कि एग्जैक्ट यूपीएससी क्या करता है, आपके साथ ट्रिक कैसे खेलता है। दे जस्ट वांट टू चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कितना आपने क्लियरली वो समझा हुआ है। बस यूपीएससी ऐसा नहीं कि बहुत बड़े रॉकेट साइंस पूछ लेगा, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे एग्जाम में बैठने वाला जो स्टूडेंट है वो क्या है, आर्ट बैकग्राउंड का भी है, और आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट को इतना टेक्निकल चीजें नहीं समझती। बट ये चीजें जो है ये हमारे स्कूल डेज की है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ हम लोग पढ़ रहे ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, कुछ साइंटिफिक स्टडी वगैरह नहीं पढ़ रहे, ये सब कुछ स्कूल डेज का ही है। बट होता क्या है कि स्कूल डेज में हमने वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था, बट यूपीएससी यहाँ पे आपको वो नॉलेज वो चेक कर रहा है कि भाई आपने स्कूल डेज में जो पढ़ा था या फिर हमारे अभी सिलेबस में जो हमने सिलेबस प्रोवाइड करा है उसके अनुसार उसको कितना पता है, करेक्ट। तो उसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो स्टेटमेंट बनता है तो उसमें क्या बनता है स्टेटमेंट कि ज्योमेट्रिक एक्सिस इज एक्चुअली 23.5 डिग्री टिल्टेड टू द वर्टिकल एक्सिस, कि वर्टिकल एक्सिस से रिस्पेक्ट में वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल प्लेन द अर्थ इज टिल्टेड 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 डिग्री जो है वो अलग अलग जो हम लोग कहेंगे कि रेफरेंस जो पॉइंट होते हैं, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है 23.5 डिग्री, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट इज ऑर्बिटल प्लेन जो है 66.5 डिग्री, क्लियर। तो अभी इसी के कारण हमने देखा था कि अर्थ जो है, जो यहाँ पे हमने समझा था कि सॉरी यहाँ पे हमने जो समझा था पहली बार कि सिर्फ ऑलवेज इक्वेटर के ऊपर ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये पॉसिबल नहीं रहता थ्रू आउट द ईयर। तो जैसे हमने कल समझा था कि भाई इक्वेटर ही ऐसा पोजीशन रहेगा फिर कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, करेक्ट। बट ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ अर्थ टिल्ट। तो उसमें हमने क्या समझा था कि अर्थ जब रोटेट करती है सन के अराउंड, ये सन है, करेक्ट, एंड अर्थ जब रोटेट करती है तो उसका जो रोटेशन होता है वो एक्चुअली इस प्रकार से होता है, करेक्ट, इस प्रकार से रोटेशन होता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अर्थ टिल्टेड है, बट ये जो टिल्ट है ना, ये टिल्ट ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इस रोटेशन, मतलब इसी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होगा ये एक्सिस जो है ऐसी नहीं होगी, अर्थ घूमते घूमते ऐसे डायरेक्शन में नहीं आएगी, ये टिल्ट ऐसे है। तो ये जब यहाँ पे आएगी अर्थ तो इसी डायरेक्शन में इसी तरीके से टिल्ट रहेगी, यहाँ पे भी इसी तरीके से टिल्ट रहेगी, और इस पोजीशन पे इसी तरीके से टिल्ट रहेगी। मैंने वैसे 4 पोजीशन निकाले हुए, ये न्यूमरस पोजीशन हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे भी बता सकते हैं, यहाँ पे भी बता सकते हैं, कहीं पे भी बता सकते हैं,
बट हमने समझने के लिए हमने 4 पोजीशन देखी है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इफ दिस इज सन, तो अर्थ इस तरीके से टिल्टेड है, करेक्ट, फिलहाल तो यहाँ पे इसके देखो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, मतलब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड तो घूम ही रही है, जिसे हम लोग रोटेशन कहते हैं, बट उसके साथ साथ ये क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन भी परफॉर्म कर रही है अराउंड द सन। कल ही बताया था मैंने। तो रोटेशन कर रही है, मतलब ये जो पेन है या जो हमारा जो कुछ राइटिंग पेन है, ये पेन भी तो घूम ही रहा है, बट उसके साथ साथ ये रिवॉल्यूशन भी परफॉर्म कर रही है, करेक्ट। तो ये जो कुछ इंक्लिनेशन है, इट इज सेम एट एनी पोजीशन इन इट्स पाथ, ठीक है। ये इंक्लिनेशन ऐसे नहीं होता बीच में कहीं पे जाके, ये इंक्लिनेशन सेम रहेगा इसी तरीके से। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि कुछ सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की जो पोजीशन ना अलग अलग अचीव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी इन दोनों पोजीशन को बाद में समझेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल समझने के लिए। इन दोनों पोजीशन को हम लोग समझेंगे, करेक्ट, जो हमने कल समझा था। तो मैंने क्या बताया कि इस केस में ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, जो हमने इनिशियल लेक्चर्स में देखा है, क्योंकि इक्वेटर डिवाइड करती है अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में। तो सेम यहाँ पे फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ ज्यादा टिल्टेड होता है, और इस केस में साउथ हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा टिल्टेड होता है, करेक्ट। ये भी देखा। इट मींस क्या कि साल भर जब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट, सॉरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है अर्थ का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 ईयर कहते हैं। तो इस मतलब क्या है कि साल के एक पर्टिकुलर डे पे ये जो कुछ नॉर्थ पोल है ये मैक्सिमम टिल्टेड होता है टुवर्ड द सन, और साल के एक पर्टिकुलर डे पे जो साउथ पोल होता है, वो साउथ हेमिस्फीयर होता है, वो सन की तरफ मैक्सिमम टिल्ट करता है। तो लास्ट टाइम कल भी मैंने बताया था कि जब नॉर्थ पोल ज्यादा टिल्टेड होता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या रहता है, समर होता है, क्योंकि ज्यादा हीट एनर्जी रिसीव करेगा ना, पास में है इसके रिस्पेक्ट में साउथ हेमिस्फीयर के, और साउथ हेमिस्फीयर तो ज्यादा दूर है, तो वहां पे क्या रहेगा, विंटर रहेगा। और बट यही कंडीशन अपोजिट हो जाती है इस लोकेशन पे या फिर इस पोजीशन पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, यहाँ पे विंटर रहेगा, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द सन, और यहाँ पे क्या रहेगा, समर रहेगा। तो इट मींस क्या कि एट ए सेम टाइम बोथ हेमिस्फीयर में सीजन्स अपोजिट होते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अपोजिट आपको समर एंड विंटर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। बट जैसे हमने कहा कि ये अगर पोजीशन है पर्टिकुलरली, तो सन तो अपना एंगल नहीं चेंज कर रहा ना, वो तो देने एनर्जी तो सेम ही वे से सेंड करेगा, ठीक है। हमारे अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, सन की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है। तो सन ने जो भी हीट एनर्जी दी वो अभी इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल नहीं हो रही है, समवेयर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर कोई एक पर्टिकुलर इक्वेटर के ऊपर फॉल हो रही है, करेक्ट, दिख रहा है यहाँ पे इस पोजीशन पे। सिमिलरली ड्यूरिंग दिस पोजीशन, जब अर्थ और सन की इस तरीके से पोजीशन है, तो यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर में समवेयर हियर एक्चुअली सनराइज फॉलिंग परपेंडिकुलर ऑन अर्थ सरफेस, करेक्ट। एंड दीज लाइंस आर नथिंग बट, कल ही हमने देखा था 23.5 डिग्री लाइन, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, करेक्ट। उसी तरीके से साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री जो है 0.5 डिग्री, इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मैंने अभी शॉर्ट में लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दैट्स व्हाई मैंने लास्ट टाइम हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लैटिट्यूड्स है उनमें ये 2 लैटिट्यूड्स आते हैं, इनका ये सिग्निफिकेंस है, करेक्ट, कि साल के एक पर्टिकुलर टाइम पे जब अर्थ ज्यादा टिल्टेड होती है, मैक्सिमम टिल्ट होता है सन की तरफ, तब नॉर्थ हेमिस्फीयर में देयर इज सम लैटिट्यूड कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एट 23.5 डिग्री सन रेज फॉल परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली इन साउथ हेमिस्फीयर सन रेज फॉल परपेंडिकुलरली ऑन 23.5 डिग्री, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट इनके बियॉन्ड मतलब क्या, 23.5 डिग्री के बियॉन्ड कोई भी डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री हमारी कौन सी है, 90 डिग्री, ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम डिग्री कैसे है हमारी 90 डिग्री है, करेक्ट। तो 23.5 डिग्री के बियॉन्ड कोई भी लैटिट्यूड के ऊपर फिर सनरेज परपेंडिकुलर फॉल नहीं हो सकती, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम टिल्ट ऑफ एन अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन, दिस इज मैक्सिमम टिल्ट। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं होती, करेक्ट। तो ये मैक्सिमम टिल्ट है, तो इसका मतलब क्या है, सनरेज परपेंडिकुलर फॉल कहां तक हो सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अप टू 23.5 डिग्री ओनली, ठीक है, और साउथ हेमिस्फीयर में अप टू 23.5 डिग्री ओनली। तो अभी आप बोलोगे सर सिर्फ 3 ही लोकेशन होगी, फिर तो एक होगी इक्वेटर जहां पे परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, एक हो गया आपका 23.5 डिग्री इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड 23.5 डिग्री इन साउथ हेमिस्फीयर। सिर्फ 3 ही लोकेशन है या फिर 3 ही आपके लैटिट्यूड्स है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये जो कुछ मूवमेंट होता है ना उसके साथ साथ एक्चुअली ये वेरी करता है, ये बीच में कहीं पे यहीं पे भी मतलब 23.5 से नीचे के जो लैटिट्यूड्स है उनके ऊपर में भी परपेंडिकुलर फॉल होता है। बट अभी फिलहाल ये पोजीशन पे पर्टिकुलरली जब मैक्सिमम टिल्ट है अर्थ का नॉर्थ हेमिस्फीयर का टुवर्ड द सन, तब 23.5 डिग्री पे। बट जब ये आगे बढ़ेगा ना तब धीरे धीरे इसका परपेंडिकुलर जो कुछ सनराइज फॉल होने वाले जो लैटिट्यूड्स है वो नीचे नीचे उतरते जाएंगे। यहां पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐसा होगा कि आपका ये जो कुछ इक्वेटर है ना वो परपेंडिकुलर सनराइज एक्सपीरियंस करेगा, करेक्ट। कहां पे, नीचे आ रहा है परपेंडिकुलर सनराइज,
कहां पे आया, पहले 23.5 डिग्री पे था, अभी इस पोजीशन पे कहां पे आ गया, इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर धीरे से वही परपेंडिकुलर जो कुछ सनराइज है ना वो नीचे नीचे फॉल होते हुए चलते हैं, और वो मैक्सिमम नीचे में मतलब कि साउथ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे फॉल हो सकते हैं। अगेन फिर उसके बाद इसका उसके बियॉन्ड फॉल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम टिल्ट है साउथ हेमिस्फीयर का टुवर्ड्स तरफ। उसके बाद अगेन इसका माइग्रेशन जो है परपेंडिकुलर लाइट का वो कहां पे चलता है, टुवर्ड्स इक्वेटर। तो इस पोजीशन पे क्या होता है, अगेन इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर सनरेज फॉल होने का जो मोशन है वो कैसे है कि लेट्स से कि यहां से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इक्वेटर से लेके सॉरी यहां से स्टार्ट करेंगे तो इक्वेटर से लेके नॉर्थ हेमिस्फीयर तक जाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम टिल्ट रहेगा तो 23.5 डिग्री में परपेंडिकुलर। यहां से अगेन जो माइग्रेशन वो नीचे नीचे जाते जाएगा, मतलब नीचे वाले लैटिट्यूड्स के ऊपर परपेंडिकुलर सनरेज फॉल होगा, और इस पोजीशन पे कहां पे परपेंडिकुलर सनरेज फॉल होगा, इक्वेटर के ऊपर। अगेन ये साउथ हेमिस्फीयर में एंटर करेगा, परपेंडिकुलर रनरेज फॉल होने का जो पैटर्न है, और कहां पे मैक्सिमम फॉल होगा 23.5 डिग्री। अगेन वो कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स इक्वेटर, तो इस पोजीशन पे फिर से इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर सनरेज फॉल हो रहा है एट ए पर्टिकुलर डे इन अ ईयर, तो वो एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड के ऊपर ही फॉल हो सकता है, वो चेंज होते जाएगा डे टू डे, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। डे टू डे जैसे जैसे मूवमेंट होती है अर्थ की विथ रिस्पेक्ट टू सन, तो उसका जो मूवमेंट है परपेंडिकुलर सनरेज का वो चेंज होता है विद इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, क्लियर? तो अभी आपको किसी ने स्टेटमेंट दे दिया कि वर्टिकल सनरेज, सॉरी ऐसे ऐसे करते हैं कि द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, दैट इज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन मतलब सनरेज, ठीक है, कैन ओनली फॉल परपेंडिकुलर बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू परपेंडिकुलर सॉरी टू 23.5 डिग्री साउथ। तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा, क्योंकि अभी कहा मैंने कि सनरेज फॉल हो सकते हैं परपेंडिकुलर ओनली बिटवीन द रीजन 23.5 डिग्री एंड 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ और साउथ के बीच में ही फॉल हो सकते हैं। उसके बियॉन्ड, वो बियॉन्ड मतलब टुवर्ड्स 90 डिग्री इन साउथ हेमिस्फीयर टुवर्ड्स 90 डिग्री वो फॉल नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये याद रख लो। तो इट मींस द रीजन बिटवीन अभी मैं वर्टिकली दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, द रीजन बिटवीन दिस टू ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, करेक्ट। तो ये दो जो कुछ ठीक है, ये जो दो कुछ आपके लैटिट्यूड्स है इनके बीच में ही सबसे ज्यादा हीट एनर्जी रिसीव की जा सकती है। तो इसी के कारण यहां पे एक हीट जोन बनता है जिसे हमने कल नाम दिया था, कल हमने नहीं दिया था एक्चुअली, वो टेक्निकली दिया गया है टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन जैसे ही आप सुनते हो इट मींस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दीज रीजन्स रिसीव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, करेक्ट। पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी प्लेसेस है उसमें सबसे ज्यादा अगर हीट एनर्जी कहीं पे रिसीव की जा सकती है तो वो टॉरिड जोन में ही की जा सकती है, क्लियर, ये याद रख लेना किसी भी हालत में, ठीक है। पर इसके बियॉन्ड भी कुछ ऐसे रीजन है, फिर वहां पे तो हीट एनर्जी वर्टिकल सनरेज फॉल नहीं होते, तो ऑब्वियस है कि इनसे कम ही फिर हीट एनर्जी वहां पे रिसीव होगी। और बाकी वो तो हमारे फैक्टर अभी भी काम कर रहे हैं, कौन से, कर्व नेचर ऑफ एन अर्थ, ठीक है, डिस्टेंस कितना दूर है, वो तो फैक्टर अभी भी काम कर रहे हैं, क्लियर। तो ये कर्व नेचर जो तीसरा फैक्टर हम लोग समझ रहे हैं ये था, उसी के कारण जैसे हमने कहा था कि एक हमारा जोन बना हुआ है, कहा गया हो, वेट हाँ, उसी के कारण एक जोन बना हुआ है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन लिखा हुआ है बट इट इज कॉल्ड टॉरिड जोन, ठीक है। हाँ, ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच का रीजन है, तो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन, करेक्ट। फिर उसके बियॉन्ड क्या होता है ना कि अप टू द 66.5 डिग्री, और एक आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, आ गया, हाँ ये फिर से आ गया, नहीं यहाँ पे ये तो, हाँ, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमने वही देखा कि ओवरहेड सन कहां तक हो सकता है, ओनली एंड ओनली बिटवीन द 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। उसके बियॉन्ड द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन द लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये भी याद रख लेना, उसके बियॉन्ड कहीं पे भी ओवरहेड सन आपका वर्टिकल हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है, क्लियर। द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये वर्ड याद रखना, करेक्ट, टुवर्ड्स द पोल, एंगल ऑफ इंसिडेंट डिक्रीजिंग। अभी देखो यहां पे क्या होगा कि कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, फिर मतलब कि ऐसे पोजीशन में मैं समझाता हूं आपको कि अगर मान के चलो 90 डिग्री इस तरीके से है
तो यहाँ पे वर्टिकल सनराइज फॉल। लेट्स से कि ये हमारी कोई तो एक लैटिट्यूड है जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं, इसके ऊपर अगर वर्टिकल सनराइज फॉल हो रहे हैं तो इसके बियॉन्ड अगर कोई भी लाइट आएगी ना तो ये इस तरीके से एंगल बना देगी यहाँ पे कुछ, तो ये रिड्यूस होते चलेगा एंगल। हाँ ठीक है, याद रखो हमेशा ये एंगल क्या होगा, रिड्यूस होगा। करेक्ट, यहाँ पे कैसे 90 डिग्री एग्जैक्टली वर्टिकल है, करेक्ट, तो यहाँ पे सामने ये रिड्यूस होते चलेगा। तो बियॉन्ड दिस 23.5 डिग्री लैटिट्यूड हमेशा एंगल आपको ना लेस देन 90 डिग्री दिखेगा। वो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि 90 डिग्री हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ तक ही। करेक्ट, सो बेसिकली यहां पे वही लिखा हुआ है, कहा गया हाँ, द एंगल ऑफ सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, और पोल की तरफ और भी ज्यादा डिक्रीज होते चलता है एंगल, और जितना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो सिग्निफाई कर रहा है कि वहां पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन है बड़े ही वीक है विथ रिस्पेक्ट टू हीट एनर्जी। करेक्ट, हीट एनर्जी कम कम रिसीव की जा रही है। As such, the areas bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle, अभी देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके एक आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल मैंने कल एक्सप्लेन किया था, वो कितने डिग्री पे होता है, वो होता है 66.5 डिग्री पे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, जिसे हम लोग आर्टिक सर्कल कहते हैं। द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, दैट रीजन। ठीक है, सो एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल, अगेन दिस इज अगेन 66.5 डिग्री इन साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, so as such the areas bounded by the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and antarctic circle in the southern hemisphere have moderate temperature। वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं है बट कम है, तो यहां पे इस रीजन में एक मॉडरेट लेवल का टेम्परेचर होता है, एंड इस रीजन को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, हाई एनर्जी जोन कौन सा है हमारा, हाई हीट एनर्जी जोन, इट इज बिटवीन द ट्रॉपिक्स। ठीक है, जिसे हम लोग टॉरिड जोन कह रहे हैं। बट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्टिक सर्कल एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल, दैट रीजन रिसीव्स द मॉडरेट लेवल ऑफ हीट एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। तो सेकंड हीट जोन हो गया है टेम्परेट जोन, फर्स्ट वाज टॉरिड जोन। ठीक है, टॉरिड जोन क्लियर, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं। अभी ये दो हो गए। अभी देखो अभी बचा कौन सा रीजन है फिर, आर्टिक सर्कल से लेके 90 डिग्री, आर्टिक अंटार्कटिक सर्कल से लेके 90 डिग्री। करेक्ट, सो एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, सिमिलरली द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। व्हाई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी कम होते जाता है। करेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी कम होती जाता है। इट इज बिकॉज हियर सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन, वो ओवरहेड आ ही नहीं सकता, वो होराइजन के पास ही सन, उसका क्या हम लोग कहते हैं सनराइज होता है, और हॉरिजॉन्टल के पास ही ये मूव करते हुए सनसेट भी होता है। तो बेसिकली क्या है ना, हम लोग जो ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं फिलहाल, तो बेसिकली जो भी ऐसे मान लो कि भोपाल जो है ना हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो हम लोग कैपिटल कहते हैं, उसके बियॉन्ड फिर आपका ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हो जाता है, वहीं से अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं कि भाई वो जो सिटी है बड़ी वहां पे, दैट इज भोपाल, तो उसके बियॉन्ड फिर दिल्ली तक के पूरे रीजन जो है ना, फिर वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड वाले रीजन है। हम लोग जो है नीचे में फिर मतलब कि सदर्न इंडिया पूरा, फिर भोपाल से लेके पूरा सदर्न इंडिया, वो सभी के सभी हम लोग ट्रॉपिकल जोन में। इट मींस क्या कि साल में कभी ना कभी इन एरियाज में जो ओवरहेड सन है वो हमारा एग्जैक्टली ऊपर रहेगा। करेक्ट, क्लियर, तो उसके कारण क्या होगा, परपेंडिकुलर सनराइज रिसीव किए जाएंगे। भोपाल के, मैं रैंडमली बता रहा हूं, एग्जैक्ट भोपाल नहीं है, तो भोपाल के बियॉन्ड फिर क्या होगा, कभी भी सनराइज वर्टिकल फॉल नहीं हो सकते। तो मैं आपको यह बता रहा हूं, कौन सा स्टेटमेंट था, हाँ, तो मुझे यह बताना है कि हम लोग जो ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, करेक्ट, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं यूजुअली, कि सनराइज जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, ईस्ट की तरफ, वो इस तरीके से ऊपर आता है हमारे सर के ऊपर, और फिर वेस्ट की तरफ सनसेट भी होता है। ये हमने एक्सपीरियंस करा है अभी तक, क्लियर। बट जो रीजन होते हैं ना, पर्टिकुलरली द हाई पोलर रीजन, मतलब हाई लैटिट्यूड जिसे कहा जाता है, उस रीजन में एक्चुअली क्या होता है, सनराइज एक्चुअली राइज तो होता है होराइजन के ऊपर, बट वो ना ऐसे चक्कर लगाता है होराइजन को ही, और फिर से वो नीचे चला जाता है, वो कभी आपके सर के ऊपर नहीं आता। दिस इज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर अलाइनमेंट ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन, जो एक अर्थ की अलाइनमेंट है ना सन के साथ, तो उसके कारण वो होता है।
बट हम लोगों को वो बड़ा ही अटपटा लगेगा, बट एक्चुअली वो अलाइनमेंट के कारण, जो अर्थ का एक टिल्ट है विद रिस्पेक्ट टू सन, उसके कारण होता है, ऐसे समझिए। वो मतलब वो ज्यादा ऊपर नहीं आ सकता, वो जमीन से ही ऐसे 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 करते हुए इधर में साइड में वो नीचे सनसेट हो जाता है। क्लियर? So basically, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. The reason is, it is because here the sun does not rise much above the horizon. अभी मैंने बताया वो कभी ओवरहेड आ ही नहीं सकता जैसे हमारे रीजन में होता है। क्लियर? Therefore, its rays are always slanting. तो उसके कारण क्या होता है ना, उसके सनरेज जो होते हैं ना ऑलवेज स्लैंटिंग होते हैं। जब ये वर्टिकल फॉल करेंगे तब गर्मी सबसे ज्यादा होती है, हम लोग दोपहर की गर्मी जो कहते हैं ना, बट वो अगेन ऐसे स्लांट रहे, मतलब कि हमने सुबह का सन देखा है, सुबह जब होती है तब जब सनराइज होता है तब होराइजन के ऊपर जब सन आता है तब वहां की जो कुछ धूप होती है इतनी ज्यादा हार्श नहीं होती, एकदम नॉर्मल ऐसी होती है कि जो प्लीजिंग, ऐसा हमें गर्मी महसूस होती है, इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, करेक्ट? ऐसा फील होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो सनरेज होते हैं ना वो इंक्लाइंड होते हैं, एकदम ऊपर से नीचे नहीं आते। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें एनर्जी जो होती है ना उतनी ज्यादा नहीं होती इंक्लाइन होने के कारण, करेक्ट? तो वो जो कुछ सन है, सॉरी, वो जो कुछ सन है उस टाइम पे वो हमें इस तरीके से एनर्जी देता है, वहां पे जो टेम्परेचर होता है, मतलब सॉरी, इस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कि वहां पे ज्यादा हीट एनर्जी नहीं होती, उसी के कारण वहां पे गर्मी भी नहीं होती। बट जैसे ही वो दोपहर में 12 बजे ऊपर आता है, ओवरहेड आता है, तब हमारे वर्टिकल सनरेज फॉल होते हैं और हमने देखा कि वर्टिकल सनरेज में सबसे ज्यादा हीट एनर्जी रिसीव होती है, करेक्ट? तो बेसिकली वही होता है कि होराइजन के ऊपर नहीं आ रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, फिर स्लांटिंग आपके सनरेज है, और स्लांटिंग सनरेज होने के कारण, स्लांट होना मतलब ये वर्टिकल है, स्लांट होना मतलब इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ये है एंगल बना, करेक्ट? स्लांटिंग। So therefore its sun rays are always slanting and provide less heat. तो उसी के कारण क्या हो रहा है, लेस हीट प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर? इन हम लोग बात कर रहे हैं इस रीजन की, ठीक है, बियॉन्ड दैट ट्रॉपिक सॉरी टेम्परेट रीजन, ठीक है, अप टू द पोलर रीजन। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन। उसे क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन कहा जाता है। तो हमारे 3 जोन हो गया अभी, एक था, उनको अल्टरनेट नाम भी दिया गया वैसे तो, एक था हमारा पहला टॉरिड जोन जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट की हीट एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, हाईएस्ट अमाउंट की हीट एनर्जी रिसीव करता है। फिर उसके बाद है आपका टेम्परेट जोन जो मॉडरेट लेवल की हीट एनर्जी रिसीव करता है, करेक्ट? एंड लास्ट वन इज फ्रिजिड जोन, हाँ, जिसे हम लोग पोलर जोन भी कहते हैं, ठीक है? फ्रिजिड जोन जो एक्चुअली सबसे लीस्ट हीट एनर्जी रिसीव करता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, अमॉन्ग 3, तीनों के कंपेयर में सबसे कम करता है। So based on these energy received by these 3 different regions, they are categorized into 3 different types, मतलब कि टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, ठीक है? टॉरिड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, क्योंकि these regions is actually between the tropic, एंड फ्रिजिड को ही क्या कहते हैं हम लोग, पोलर रीजन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको फैक्ट समझना चाहिए कि कहां पे कितनी हीट एनर्जी रिसीव हो रही है। और दूसरा क्या याद रखना है, हम लोग कहेंगे कि जो लैटिट्यूड है उनका एक्सटेंशन कितना है। जैसे कि टॉरिड जो है, टॉरिड जोन जो है, इट इज बिटवीन 23.5 डिग्री टू नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, करेक्ट? ये इसका एक्सपांशन है, ठीक है, एक्सटेंशन है। फिर उसके बाद टेम्परेट जो जोन है वो अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके अबाउट 66.5 डिग्री नॉर्थ तक है, ठीक है? नॉर्थ तक ही, हाँ, नॉर्थ में अलग है, साउथ में भी वही डिग्री है, सिर्फ यहां पे क्या होगा, एन की जगह एस लगेगा, एन की जगह एस लगेगा, बट दोनों हेमिस्फीयर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये भी टेम्परेट जोन है, ये भी टेम्परेट जोन है, बट डिग्री सेम, करेक्ट? सिर्फ नॉर्थ की जगह यहाँ पे साउथ लगेगा, यहाँ पे भी नॉर्थ की जगह साउथ लगेगा। फिर बचा हुआ कौन सा है हमारा, 66.5 डिग्री टू अप टू 90 डिग्री, ठीक है? ये भी नॉर्थ रहेगा और एक साउथ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जोन भी नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो दिस इज अबाउट हीट जोन्स, ठीक है? क्लियर? समझ में आ रहा है आपको कि हमने पढ़ा क्या, वो मैं बता देता हूं कि हमने ये पढ़ा, लैटिट्यूड पढ़ रहे थे वैसे तो हम लोग, बट लैटिट्यूड वाइज हीट एनर्जी चेंज होती है, ये हमारा टॉपिक था। तो उसकी वजह से अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं जिसे हम लोग कहते हैं हीट जोन्स, ठीक है? क्यों ऐसा होता है कि पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज्यादा हीट एनर्जी रिसीव होती है, क्यों दूसरे रीजन में विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर जोन कम हीट एनर्जी रिसीव होती है, उसका रीजन हमने वो भी समझा। एक तो है कर्वेचर ऑफ कर्व नेचर ऑफ अर्थ, कर्व होने के कारण। दूसरा है हाँ जो आपके सनरेज फॉल हो रहे हैं उसका एंगल चेंज होता है बिकॉज ऑफ कर्वेचर, अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ कर्वेचर। एंड लास्ट इज टिल्ट ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन। बस ये 3 चीजें याद रखो
आपके स्टेटमेंट यही बनेंगे यूपीएससी में, प्रीलिम में, करेक्ट, पर्टिकुलरली प्रीलिम में। तो बेसिकली अभी इसके बाद हमारा अभी रेनी सीजन चल रहा है ना, तो बेसिकली हमारा अभी विंटर सीजन चालू होगा इसके बाद, ठीक है, 2-3 महीने जाने दो, फिर विंटर ही स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के बाद, करेक्ट। तो विंटर जब स्टार्ट होगा इसका मतलब क्या रहेगा, हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, कल मैंने बताया था कि इंडिया फुल्ली लाइज इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो इट मींस जब हमारा विंटर रहेगा तब हम लोग एक्चुअली अवे रहेंगे सन से, मतलब विथ रिस्पेक्ट, मतलब दोनों जब हम लोग हेमिस्फीयर कंपेयर कर रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो अवे रहेगा और साउथ हेमिस्फीयर ज्यादा पास रहेगा सन के। तो साउथ हेमिस्फीयर में उस टाइम पे क्या रहेगा, समर रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज अबाउट लैटिट्यूड्स जो हमने समझा। क्लियर, क्लियर है यहां तक सभी को ऑनलाइन, ठीक है। कल भी देखो, कल का जो है वही हमारा कंटिन्यूशन है, यहां तक किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। कोमल, तनस्वी, वैदेही, ऋषभ, एनी डाउट? ठीक है। नाउ लॉन्जिट्यूड, देखो ये मैं ना बहुत ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं रिपीटेटिव वे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये टेक्निकल नॉलेज है और इसका रेफरेंस और सामने जाके आने वाला है। आपको अभी फिलहाल तो नहीं पता मुझे कितना आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ रहा है, बट सामने जाके आपको समझेगा कि ये अगर आपके जो हम लोग कहते हैं कंसेप्ट अगर वीक रह जाते हैं ना, तो सामने में आने वाले कंसेप्ट आपके वीक रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट करा रहा हूं, सो दैट कि आपके एक बार अगर ये स्ट्रांग बन जाते हैं ना कंसेप्ट, तो फिर सामने जाके जो इसके भी बेसिस के ऊपर और दूसरे कंसेप्ट है ना, वो इजीली आप ग्रास्प कर पाते हो। ठीक है। नाउ लॉन्जिट्यूड, अभी लॉन्जिट्यूड का हमने जो बेसिक डेफिनेशन क्या समझा था, एकदम रॉ डेफिनेशन, सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है। मैंने कहा था कि भाई वर्टिकल लाइंस हमारे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं ना, लॉन्जिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस। ठीक है, सॉरी, वर्टिकल लाइंस। क्लियर। तो ये हमारा एकदम क्रूड ऐसा डेफिनेशन है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूड्स, वर्टिकल लाइंस आर लॉन्जिट्यूड। बट टेक्निकल क्या डेफिनेशन है, मैंने कहा था कुछ कीवर्ड्स आनी चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। तो टेक्निकल कीवर्ड में है सबसे पहले तो वर्टिकल वर्ड, करेक्ट, वर्टिकल लाइंस, उसके साथ साथ इमेजिनरी लाइंस, ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। एंड दूसरा, ये लाइंस देखो पोल टू पोल रन कर रही है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कोई भी लाइन उठा के ले लो आप कोई भी एट पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी लाइन लोगे तो वो नॉर्थ पोल से अगर इनिशिएट हो रही है तो साउथ पोल में एंड होगी। ठीक है, कोई भी लाइन। सो बेसिकली वर्टिकल लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूड। बट उसमें और एक वर्ड याद कर लेना, ऐड कर देना, जिसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि ये सभी के सभी इमेजिनरी लाइंस है, बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड बोथ आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है। तो वर्टिकल लाइंस या फिर imaginary vertical lines running from north pole to south pole are longitude. These lines are called as meridians of longitudes. यहां पे और एक वर्ड आ गया, मेरिडियंस, और ये मेरिडियन वर्ड है, इट इज एसोसिएटेड टू द लॉन्जिट्यूड। लास्ट जब हम लोग लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स था, पैरेलल, करेक्ट, क्योंकि वो पैरेलल थे सभी के सभी लाइन, करेक्ट। उसी तरीके से जैसे वहां पे मैंने एक अल्टरनेट नाम बताया था आपको, यूजुअली यूपीएससी लैटिट्यूड वर्ड यूज करता है, बट नहीं बता सकते कि यूपीएससी कभी कभी पैरेलल वर्ड भी यूज कर दे लैटिट्यूड्स के लिए, क्योंकि ऑल दीज लाइंस, इसके पहले जो हमने पढ़े लैटिट्यूड्स ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, बट दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। आपको दिख रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर सकते या फिर इंटरसेक्ट नहीं होते, बट ये लाइन तो इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस ऑल दीज लैटिट्यूड्स आर नॉट, सॉरी, लॉन्जिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये बिल्कुल डेफिनेटली पैरेलल लाइंस नहीं है, बट इन्हें और एक वर्ड से जाना जाता है, दैट इज मेरिडियंस। जैसे वहां पे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड था, यहां पे इसको कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। द डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। सेम जैसे वहां पे भी हमने जो लैटिट्यूड थे वो भी डिग्री में रिप्रेजेंट करे थे, यहां पे भी जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स है वो भी हम लोग डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी कल का क्वेश्चन हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कैसे इनको मार्क किया जाता है। तो बेसिकली हमने कल भी कंपास लगाया था, याद है ना आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री का, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से निकाला था, इसका हमने सेंटर सेक्शन लिया था कि भाई कि यहां से हमने इतना पार्ट निकाल दिया है, तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर ये बन गया सेंटर, करेक्ट, ये सेंटर। क्लियर। तो हमने कल ऐसे ही समझा था, अभी फिलहाल हम लोग वैसे ही समझ रहे हैं। फिर सिर्फ कर क्या रहे पता है क्या, कि यहाँ पे हम लोग एंगल कल हमने इसके अलोंग देखा था, मतलब कि 1 डिग्री, यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और फिर लाइन निकाली थी हॉरिजॉन्टल, जिसे हम लोग लैटिट्यूड्स कह रहे थे। अभी हम लोग एंगल जब मार्क करेंगे ना, एंगल इस तरीके से मार्क करेंगे कि अगर आपने ऐसे प्रोटेक्टर हॉरिजॉन्टली रख दिया, हॉरिजॉन्टल मतलब समझ पा रहे हो, ठीक है, पहले हमने ऐसे रखा था कल, अभी आप हॉरिजॉन्टल रख दो, मतलब इस तरीके से। तो अभी 1 डिग्री लाइन जो भी होगा, यहां से 1 डिग्री लाइन,
तो वो हॉरिजॉन्टली कहीं पे मैप की जाएगी इस तरीके से, ठीक है। 1 डिग्री हो गया, लेट्स से दिस इज 0 डिग्री लाइन, दिस इज 1 डिग्री लाइन, तो ये 1 डिग्री है, तो यहां से एक लाइन वर्टिकली ऐसे मार्क की जाएगी जो रन करेगी पोल टू पोल, करेक्ट, पोल टू पोल रन कर रही है, करेक्ट। सिमिलरली यहां पे आप 2 डिग्री लाइन ले लीजिए, करेक्ट, और एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो पोल टू पोल रन कर रही है, दिस इज 2 डिग्री लाइन। अगेन हम लोग 3 डिग्री भी निकाल सकते हैं, सिंगल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये भी पोल टू पोल रन कर रही है। तो इन दैट वे लॉन्जिट्यूड्स आर मार्क ओवर अर्थ सरफेस, ठीक है, इस तरीके से मार्क किया जाता है। उस टाइम पे हमने हमारा कंपास ऐसे ढक रखा था, कंपास रहती है, प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको, ये वाला, ठीक है, यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहते हैं ना हम लोग। तो इस बार हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया, ये वर्टिकल रखा था कल, अब हॉरिजॉन्टल रख दिया, और हमने एंगल ड्रॉ करा 1 2 3 4 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ होती है, बट लाइन ड्रॉ करने का पैटर्न अलग है। वहां पे हमने क्या किया था, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी थी, बट यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं निकालते, यहाँ पे हम लोग पोल टू पोल रन करने वाली लाइन निकालते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है आपका लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड में, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिग्री में ही फिर से हमने एक बार देखा कैसे ड्रॉ की जाती है, दैट्स व्हाई द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड। तो बेसिकली ये अगर पूरा सर्कल है, हमने हॉरिजॉन्टली कंपास रखा हुआ है, तो हमारा सर्कल जो बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपास नहीं, प्रोटेक्टर जो हमने रखा हुआ है, तो ये 2 सर्कल बना सकता है इस तरीके से, मतलब 2 हाफ सर्कल बना सकता है, करेक्ट। सेमी सर्कल है फिलहाल तो, बट इस तरीके से पूरा एक राउंड बन सकता है, मतलब अर्थ को पूरा इस तरीके से राउंड बन सकता है, करेक्ट। तो इसका मतलब कितना एंगल, कितने डिग्री हो गए, 360 डिग्री। तो मैक्सिमम हम लोग कितना डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, 360 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल, करेक्ट। तो वहां पे जैसे हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 डिग्री निकाले, साउथ हेमिस्फीयर में 90 डिग्री निकाले, बट वो पैटर्न अलग था, तो इसीलिए हमारे ज्यादा से ज्यादा कितनी डिग्री हम लोग मार्क कर सके, 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर, और एक सिंगल लाइन जो सेंटर में थी उसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। तो टोटल हमने लाइन कितने मार्क किए थे, 181। बट यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करने का कुछ अलग है, यहाँ पे 0 डिग्री से हम लोग अगर स्टार्ट करते तो उसके साइड वाला जो कुछ एंगल रहेगा वो 1 डिग्री रहेगा, उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, बट ये पूरा सर्कल बना रहा है ना, तो सर्कल बना रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता है, 360 डिग्री, करेक्ट। इसका मतलब हर डिग्री पे एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कितने लाइन मैक्सिमम मार्क हो सकते हैं, 360 लाइन, क्योंकि हर डिग्री पे कितना हो रहा है, 1 डिग्री पे 1 लाइन हो रहा है, तो मैक्सिमम लाइंस हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन जिसे हम लोग लॉन्जिट्यूड कह रहे हैं, वो कितने मार्क कर सकते हैं, 360। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, सॉरी लॉन्जिट्यूड्स और हाँ वी कैन ड्रॉ ऑन अर्थ सरफेस इज 360, ठीक है। वहां पे 181 था, यहाँ पे 360 है, ठीक है, ये याद रख लेना। बट जैसे हमने कहा कि ये 360 हम लोग जो समझ रहे हैं वो कैसे समझ रहे हैं, याद रखो, मैं फिर से एक बार बता दूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, कि हम लोग ने क्या किया अभी इसके पहले ड्रॉ करने के टाइम पे, कि हमने पहला 1 डिग्री ड्रॉ किया था, 1 डिग्री लाइन, फिर उसकी साइड में हमने 2 डिग्री ड्रॉ किया, फिर उसके साइड में 3 डिग्री ड्रॉ किया, और इस तरीके से पूरे सर्कल को हमने 1-1 डिग्री से डिवाइड कर दिया। बट एक्चुअली कैसे है ना, कि वहां पे 0 डिग्री लाइन थी, इक्वेटर, याद है आपको, इक्वेटर लाइन थी जिसे हमने 0 डिग्री दिया था। यहाँ पे जो कुछ फर्स्ट डिग्री होता है ना, जिसे हम लोग रेफरेंस लाइन एक्चुअली कहते हैं, वहां पे इक्वेटर रेफरेंस लाइन था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन रेफरेंस लाइन होती है जिसे हम लोग 0 डिग्री ही बोलते हैं, ठीक है, 0 डिग्री बोलते हैं। नहीं तो आप बोलोगे दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, नहीं, जो पहला डिग्री होता है उसे हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, उसके बाद फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हम लोग ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो इसके एग्जैक्ट पहले वाली जो कुछ एक लाइन रहेगी, मतलब ये पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद इस लाइन के लेफ्ट साइड वाली, ये तो राइट साइड में हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका पूरा एक चक्कर जब लगाएंगे तो इसके पहले और 1 डिग्री रहेगा, मतलब ये 0 डिग्री आने के पहले 1 डिग्री रहेगा, वो डिग्री कौन सा रहेगा, 360, श्योर, ये 360 डिग्री रहेगा इसके पहले, 0 डिग्री के पहले, करेक्ट। नहीं 180 नहीं, हम लोग यहाँ पे कर सकते 180 ड्रॉ, बट फिलहाल मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ से हमने मान के चलो कि ये 0 डिग्री लाइन है, दैट व्हाइट लाइन वर्टिकल लॉन्जिट्यूड, एंड दिस इज 1 डिग्री लाइन, दिस इज 2 3, तो ऐसे हम लोग चक्कर लगाएंगे पूरा। तो ये जो कुछ आपका 0 डिग्री लाइन है ना, उसके पहले 1 डिग्री कुछ तो रहेगा, क्योंकि पूरा एक सर्कल लगने के बाद ये इसके पहले और भी एक कोई तो डिग्री रहेगा, तो वो डिग्री एग्जैक्टली कौन सा रहेगा, 360 डिग्री। तो अभी अगर मान के चलो यहां से हम लोग स्टार्ट करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ये 0 डिग्री के इसके पहले 360 डिग्री वाली लाइन है, इसका मतलब 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री टोटल 360 लाइन है, और 0 डिग्री खुद एक लाइन है ना, तो 361 लाइन्स हो गए,
तो ये गलत हो जाएगा। बट हमने क्या कहा, मैक्सिमम 360 डिग्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो डिग्री है इसके पहले जस्ट ये वर्टिकल लाइन है, वो 360 डिग्री नहीं है, वो कितनी है, 359 डिग्री। एक्चुअली जो 360 डिग्री लाइन है इट इज नथिंग बट 0 डिग्री लाइन। जो 0 डिग्री लाइन है वही क्या है, हमारी 360 डिग्री है। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे जाते जाते यहाँ पे इसके पहले वाली जो लाइन रहेगी वो 359 डिग्री, और ये लास्ट वाली जो लाइन है दैट इज वर्टिकल लाइन, इसे हम लोग कहेंगे 360 डिग्री। तो मैक्सिमम हम लोग 360 डिग्री एंगल होता है। सर्कल का एंगल आपका 361 नहीं होता, 360 होता है। तो बेसिकली क्या है, अगर हम लोगों ने फर्स्ट डिग्री से 1 डिग्री से अगर स्टार्ट किया रहता तो उसके पहले का जो डिग्री रहता वो 360 रहता है। अगर हमने 1 डिग्री से स्टार्ट किया रहता मार्क करना, बट हमने क्या किया, हमने एक्चुअली जो फर्स्ट लाइन है उसको 1 डिग्री नहीं कहा, उसको हमने 0 डिग्री कहा। तो उसके कारण जब ये पूरा कंप्लीट होगा पैटर्न, तो उसके पहले की जो लाइन रहेगी वो 360 डिग्री न रहते हुए वो 359 डिग्री रहेगी, और खुद 0 डिग्री आपका 360 रहेगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपके टोटल लाइन सिर्फ कितने हो सकते हैं, 360 लाइन हो सकते हैं, उससे ज्यादा लाइन नहीं हो सकते। करेक्ट? तो बेसिकली मैं आपको यही समझा रहा हूं कि मैक्सिमम हम लोग 360 डिग्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और करते भी है, बट इसमें हमारा जो ड्रॉ करने का पैटर्न होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री से लेके 360 डिग्री नहीं होता, वो 0 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक होता है, और खुद 0 डिग्री आपका क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर? ये याद कर लेना, ये समझ लेना, ठीक है? क्योंकि सामने जाके ये फिर से आएगा, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर ही हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन डिसाइड करते हैं। वर्टिकल लाइन जिसे हम लोग लॉन्जिट्यूड कह रहे हैं ना, इसे बेसिस के ऊपर। करेक्ट? तो अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि व्हाई दैट 0 डिग्री लाइन इज अ 360 डिग्री लाइन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, वहां पे हमने जो 0 डिग्री लाइन थी हमारी हॉरिजॉन्टली, करेक्ट, जिसे हम लोग इक्वेटर कह रहे थे, इक्वेटर इज नथिंग बट आपका रेफरेंस लाइन है। करेक्ट? याद रखो, इसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग नॉर्थ की तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री ड्रॉ कर रहे थे, उसी तरीके से साउथ में 1 डिग्री 2 डिग्री ड्रॉ कर रहे थे हमने। अभी यहाँ पे इस 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो जैसे इसको इक्वेटर कहा गया ना, इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये याद रख लेना वर्ड, इसे क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। वैसे ऑल द लैटिट्यूड दैट 360 लैटिट्यूड्स ऑल आर मेरिडियंस। अभी हमने नाम दिया था मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, ठीक है? बट अमंग ऑल दीज मेरिडियंस देयर इज ए वन मेरिडियन विच इज प्राइम। जैसे होता है ना कि हमने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम लोग, वैसे मिनिस्टर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ अलग होते हैं। करेक्ट? तो प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स है उनमें से जो इंपॉर्टेंट है या फिर उनमें उनका कैप्टन, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? सो ही इज वन अमॉन्ग दैट मिनिस्टर्स बट ही इज प्राइम, मतलब उनमें से एक ही है, बट उसका जो एक पावर है, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाकियों से बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्राइम। करेक्ट? तो ये पूरे के पूरे हमारे क्या है, 360 मेरिडियंस ही है, जिसे हम लोग मेरिडियन लैटिट्यूड्स कहते हैं, सॉरी लॉन्जिट्यूड कहते हैं, ठीक है? 360 हमारे मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड ही है, बट उनमें हमारा ये 0 डिग्री जो है ये हमारा रेफरेंस लाइन है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मार्क करते हैं। दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू दैट मेरिडियन इज प्राइम मेरिडियन। करेक्ट? All are meridians, but one line is prime. That's why it is called prime meridian. ठीक है? जब हम लोग, और एक नाम मैं उसको बता देता हूं, जब हम लोग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझते हैं तो इसी लाइन को एक्चुअली जीएमटी लाइन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जीएमटी लाइन। प्राइम मेरिडियन इज नथिंग बट जीएमटी लाइन, और जीएमटी का मतलब क्या होता है, ग्रीनविक मीन टाइम। ठीक है? ग्रीनविक मीन टाइम। अभी फिलहाल ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट ग्रीनविक मीन टाइम, बट अभी सिर्फ फिलहाल को समझने के लिए आप इसका नाम समझ लीजिए मैं क्या समझा रहा हूं। ठीक है? तो आपको ऑनलाइन क्लियर दिख रहा है क्या सभी को? कुछ इश्यू है? तो बेसिकली आपको समझना क्या है कि वी कैन ड्रॉ मैक्सिमम 360 डिग्री लाइंस। ठीक है? हम लोग 361 नहीं, ओनली 360 डिग्री वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सभी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, या सिंपली लॉन्जिट्यूड, या फिर सिंपली मेरिडियन। ठीक है? जैसे मैंने कल भी बताया था कि यूपीएससी कैन यूज एनी वर्ड, वो लैटिट्यूड भी यूज कर सकता है, पैरेलल भी कर सकता है, या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कर सकता है। सिमिलरली हियर कि वो लॉन्जिट्यूड, सॉरी मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड भी वर्ड यूज कर सकता है यूपीएससी, या फिर सिंपली लॉन्जिट्यूड, या फिर सिंपली मेरिडियन।
ठीक है, क्लियर? सो बेसिकली all are meridian, and among these one is very important. That reference line is called as prime meridian. It is also called as GMT line. The meaning of GMT is Greenwich Mean Time. ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में अभी जानते हैं। देखो, हाँ वैसे और एक वन मोर थिंग, देखो आप जब ये ड्रॉ कर रहे हो, ये हम लोग जब ड्रॉ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में एक पूरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, करेक्ट? तो बेसिकली आप इमेजिन करो आपके पास बॉल है, तो बॉल का जो एक नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहां से एक ऐसा कर्व आप ड्रॉ करोगे, करेक्ट? दैट कर्व इज अ फुल सर्कल? नो, इट इज अ सेमी सर्कल, करेक्ट? हाफ सर्कल, करेक्ट? दैट्स व्हाई ईच मेरिडियन इज सेमी सर्कल, ईच मेरिडियन इज सेमी सर्कल, ये याद रखो, ये यहां पे लिखा हुआ है, करेक्ट? हाँ, दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड। एक तो सबसे पहले याद रखना है कि सभी के सभी क्या है, आपके सेमी सर्कल्स है, करेक्ट? हमारे सभी के सभी क्या है, सेमी सर्कल है। जब हम लोग इसे ड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब ये हमने सिर्फ सेमी सर्कल ड्रॉ करा। दूसरा ऑब्वियसली इसके पीछे में भी एक सेमी सर्कल रहेगा, तो ये दोनों सेमी सर्कल बनके एक सर्कल बनाएगा, बट फिलहाल वो इंडिविजुअली एक डिग्री बनता है, करेक्ट? खुद एक डिग्री बनता है। तो ये जो एक सेमी सर्कल है खुद एक डिग्री, उसके पीछे भी कुछ तो एक सेमी सर्कल रहेगा जो इसको पूरा कंटिन्यू सर्कल बनाएगा, उसका डिग्री कुछ अलग रहेगा, करेक्ट? तो अभी बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आप अगर इस पैटर्न को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हो, यहां पे देखो, आप इस पैटर्न को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हो, व्हाट यू कैन ऑब्जर्विंग हियर, कि जब ये दो लाइन, अभी फिलहाल समझने के लिए ये 1 डिग्री हम लोग समझते हैं और ये 2 डिग्री समझते हैं, तो जब ये 1 डिग्री लाइन एंड 2 डिग्री लाइन एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, दे एक्चुअली मीट इन नॉर्थ पोल, करेक्ट? नॉर्थ पोल में वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मीट कर रहे हैं। सिमिलरली साउथ वर्ड जब जा रहे हैं तो वो साउथ पोल में मीट कर रहे हैं, करेक्ट? दोनों एक दूसरे, मतलब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री लाइन, करेक्ट? बट इन बिटवीन अपार्ट फ्रॉम दीज टू लोकेशंस, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कहीं पे एक दूसरे के साथ इंटरसेप्ट हो रहे क्या? नहीं, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। और फिलहाल आप अगर इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करोगे तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्विंग हियर कि द मैक्सिमम डिस्टेंस इज हियर, मतलब बिटवीन 2 डिग्रीज, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री मैक्सिमम हियर। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पे और भी डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है, अगेन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और फाइनली वो जीरो बन जाता है या फिर इंटरसेक्ट कर जाते हैं दोनों डिग्री इन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बेसिकली ये जो सेंटर पोजीशन है ना, जहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 डिग्रीज, एनी 2 डिग्री, वो कुछ भी लाइन हो सकती है, 355, 360, सॉरी 355 एंड 356 भी हो सकता है। तो जो उसके एडजेसेंट डिग्री लाइंस हैं, उनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो यहां पे रहेगा सेंटर पे, करेक्ट? अर्थ के ऊपर जो भी सेंटर पोजीशन है वहां पे वो मैक्सिमम रहेगा, एंड दैट कंटिन्यूअस लाइन इज नथिंग बट इक्वेटर। तो मतलब क्या है कि अलोंग इक्वेटर, अभी देखो मैं कंबाइन हो रहे हैं हमारे कंसेप्ट। इक्वेटर वैसे तो हमारा क्या है, लैटिट्यूड है, बट अभी मैं ये जो कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं दो लैटिट्यूड के बारे में, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इक्वेटर का हेल्प लेना है। मतलब लॉन्जिट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड हम लोग समझ रहे हैं, सो दैट कि हमें लॉन्जिट्यूड का कंसेप्ट समझे, ठीक है? सो अलोंग इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट लॉन्जिट्यूड इज मैक्सिमम, करेक्ट? या फिर ऑन इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्जिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां से यहां तक, ठीक है? सो अलोंग इक्वेटर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्जिट्यूड इज मैक्सिमम, एंड व्हाट इज द मिनिमम, वेयर इज द मिनिमम? इन पोल्स, क्योंकि पोल्स में तो एक दूसरे के साथ मीट हो जा रहे हैं ना, तो वहां पे तो डिस्टेंस ही जीरो हो गया, करेक्ट? एक दूसरे के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, समझ में आया आपको? तो अभी देखो कि आपको इतना पॉइंट अगर समझ में आ गया कि इक्वेटर पे किसी भी दो एडजेसेंट लॉन्जिट्यूड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और टुवर्ड्स पोल ये क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। हाँ, तो ये कंसेप्ट है। तो अभी स्टेटमेंट जो बनाएगा यूपीएससी यहां पे बनाएगा, और आपको कंफ्यूज वहां पे करा जाएगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर। सही है गलत है? मेरा स्टेटमेंट ध्यान से देखना, सभी आंसर करेंगे, ऑनलाइन भी आंसर करेंगे, आप टाइप करो ट्रू और फॉल्स, या फिर करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है? द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर। सोचो और आंसर करो।
सिंपल स्टेटमेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के अलोंग दो लैटिट्यूड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। सही है? ऑनलाइन समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऑनलाइन देखो, मैं ये देख रहा हूं कि आप कितना प्रेजेंटली यहां पे समझ पा रहे हो, ठीक है? और यूपीएससी भी सेम करता है। मैंने कहा ना कि हमारे मतलब यूपीएससी के जो भी सिलेबस में ना बड़े कुछ ऐसे रॉकेट साइंस वाले कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट सेम ही है। सिर्फ यूपीएससी क्या चाहती है मैं आपको वो बता रहा हूं। एक बार अगर यूपीएससी का माइंडसेट आप समझ जाते हो या फिर वो क्या एस्पायरेंट से डिमांड करता है वो समझ जाते हो ना, तो आपको फिर ना ये एग्जाम ही इजी लगना स्टार्ट हो जाती है। आधे लोग क्या कर रहे हैं ना, यूपीएससी के बारे में बताता हूं। यूपीएससी के बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि बड़े बड़े बुक्स पढ़ने से निकल जाता है। यूपीएससी बड़े बुक पढ़ने से नहीं निकलता। यूपीएससी में आप शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स भी पढ़ लिए बट इतना गजब अंडरस्टैंडिंग कर लिए यूपीएससी के डिमांड के हिसाब से, तो भी आपका एग्जाम निकल जाता है। ठीक है? बहुत ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती यूपीएससी में, लिमिटेड बुक पढ़ना है बट रिपीटेडली पढ़ना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती है। एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपका स्ट्रांग है तो कोई आपको नहीं रोकेगा यूपीएससी सिलेक्ट होने से। ठीक है? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं मेरा स्टेटमेंट, हम कल से पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। मेरा स्टेटमेंट ये था, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर। ट्रू और फॉल्स? इनकरेक्ट और करेक्ट? बताइए। हाँ, मतलब बेसिकली आप सेम कह रहे हो, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है ऐसे कह रहा हूं। ठीक है? मैंने कहा द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, ठीक है, इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर। ट्रू और फॉल्स? करेक्ट, इनकरेक्ट? क्या लग रहा है आपको? ऑनलाइन आंसर दे रहे, समझ पा रहे हो कि नहीं? कोमल, तनस्वी, वैदेही? देखो मैंने कुछ नहीं किया है, पता नहीं मुझे कितना आप समझ पा रहे हो, बट मैंने क्या किया ना, मैंने क्या कहा कि भाई इक्वेटर है। अगर मैं कोई भी लाइन अगर मान के चलो, अगर मैं ऐसे सिंपल दो लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो पैरेलल है, अभी मानने के लिए मान, तो अगर मैं कहीं पे भी डिस्टेंस ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज इक्वेटर, अभी समझाने के लिए ये हाइपोथेटिकल है सब कुछ, ये इक्वेटर है लेट्स से। अगर मैंने कहा कि इक्वेटर के अलोंग जो डिस्टेंस है बिटवीन टू लैटिट्यूड, इट इज लेट्स से 100 किलोमीटर है। ठीक है? 1 डिग्री लाइन है, 2 डिग्री लाइन है, करेक्ट? इक्वेटर के अलोंग अगर ये दोनों लैटिट्यूड से, ये सेम नहीं है पैटर्न, ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। हमारी ये पैरेलल लाइन नहीं है। हमें पता है कि पैरेलल तब होती है जब वो कहीं ने मीट नहीं करेगी, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों मीट करे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ऑब्वियसली दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, करेक्ट? बट मैंने कहा कि अगर मान के चलो हाइपोथेटिकली ये दोनों लाइन पैरेलल है, करेक्ट, जिसे हम लोग कहने के लिए अभी कहते थे लॉन्जिट्यूड है, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस देख रहा हूँ अलोंग इक्वेटर इट इज 100 किलोमीटर, तो आप कितना भी आगे बढ़ जाओ और दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले लो कहीं पे भी दो पॉइंट के बीच में, वो आपको कितना मिलेगा? 100 किलोमीटर ही मिलेगा, क्योंकि बोथ लाइंस आर पैरेलल और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। क्लियर? अभी बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि अभी ये तो आपको समझ में आ गया, बट हमने क्या पढ़ा है कि हमारे जो वर्टिकल लाइंस है दैट इज लॉन्जिट्यूड, दे आर नॉट पैरेलल, सॉरी दे आर नॉट पैरेलल, दे आर मीटिंग समवेयर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, करेक्ट? तो अभी निकालने के लिए मैंने ऐसे निकाला, बट बेसिकली ये सर्कुलर है, मतलब कर्व लाइन है, करेक्ट? तो यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम कहां पे है? यहाँ पे, करेक्ट, जिसे हम लोग इक्वेटर कह रहे हैं। लेट्स से इक्वेटर के पास 100 किलोमीटर है, बट डेफिनेटली आपको ये समझ में आ रहा है कि नॉर्थ पोल में 100 किलोमीटर नहीं है और साउथ पोल में भी 100 किलोमीटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोथ लाइन आर एक्चुअली नॉट पैरेलल लाइंस। ठीक है? तो आपको इतना समझ में आ रहा है जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज होती जा रहा है, एक्चुअली रिड्यूस होते जा रहा है, करेक्ट? तो रिड्यूस बोथ हेमिस्फीयर में जो हो रहा है टुवर्ड्स द पोल। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से आगे बढ़ोगे, यहां पर देखो, इक्वेटर से आगे बढ़ोगे टुवर्ड्स द पोल इन बोथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, द डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू लॉन्जिट्यूड्स विल डिक्रीज। इतना तो फिक्स है, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम कहां पे होगा? इक्वेटर पे होगा। अपार्ट फ्रॉम इक्वेटोरियल लोकेशन, कहीं पे भी आप नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर के बीच में दो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस अगर आप मेजर करते हो, वो इक्वेटोरियल डिस्टेंस से कम ही मिलेगा। इतना तो मानते हो, करेक्ट? इक्वेटोरियल लोकेशन से जो भी हमारा दो लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में वो कम ही मिलेगा।
क्योंकि डिस्टेंस रिड्यूस होते चल रहा है, करेक्ट। शायद इसके नीचे 99 होगा, उसके नीचे 98 होगा, करेक्ट, उसके नीचे शायद आपका 95 होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस होते चलेगा, इतना तो मानते हो, करेक्ट। तो मैक्सिमम कहां पे आपका, इक्वेटर पे, क्लियर। और मैंने स्टेटमेंट क्या बोला था, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर, सही है कि गलत है, गलत है, मैक्सिमम मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर तो सही है, सेम ही है, सेम ही है, मतलब मैं वही कह रहा हूं कि मैक्सिमम कहां पे होगा, मैक्सिमम कहां पे, इक्वेटर पे ही है। तो मैंने स्टेटमेंट क्या कहा था फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर। देखो मैंने आपको फंसाया कहां पे, आपको मैंने वहां पे नहीं फंसाया, मैंने आपको ना यहां पे फंसाया। इतना तो ठीक से इतना याद रख लेना कि द डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, देखो फिर से एक बार, तो ये जो कुछ दो लॉन्जिट्यूड है इसके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग इक्वेटर मैक्स रहेगा, हमेशा याद रखेना, ठीक है, मैक्स रहेगा अलोंग इक्वेटर। बट जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ पोल के जाएंगे, अभी अलोंग इक्वेटर मतलब क्या, इसके बाद भी कोई तो एक लैटिट्यूड रहेगी इस तरीके से, करेक्ट, कोई भी लैटिट्यूड हो सकती है, जैसे कि 23.5 डिग्री ले लीजिए जो हमारी नॉन ऐसी लैटिट्यूड है, वहां पे भी जितना डिस्टेंस रहेगा ना बिटवीन टू लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, वो आपका कम ही रहेगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस एट इक्वेटर, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे मैक्स है 100 है, और बाकी कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टली कहीं पे भी आप उसको कैलकुलेट या फिर सॉरी मेजर करने की कोशिश करोगे ना, वो कम ही रहेगा, ठीक है। मैं बात क्या कह रहा हूं वो समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, बट ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए, बट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों को, याद रखो ये जो वर्टिकल लाइंस है जिसे हम लोग लॉन्जिट्यूड्स कह रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड इट विल रिड्यूस टुवर्ड्स द पोल्स, करेक्ट, इन बोथ हेमिस्फीयर, क्लियर। तो मैंने आपको फंसाया वहां पे नहीं, आप इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को आंसर करने में, सिर्फ इतना याद रख लो कि लॉन्जिट्यूड लाइन जो होती है, एनी टू लॉन्जिट्यूड लाइन, उसका मैक्स यहां पे होता है और सबसे कम पोल्स के पास होता है। बट मैंने स्टेटमेंट ऐसे नहीं कहा था, अभी ध्यान से देखो मैंने कहा था, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर। तो आपको सुनने के लिए सही लग रहा है, सही है ना, सही हाँ सुनने में सही लग रहा है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर, बट मैंने वर्ड यहां पे लॉन्जिट्यूड नहीं यूज किया था, द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड कहा था, करेक्ट, हाँ, between two latitude the distance never changes, it is same because all lines are parallel lines। तो मैंने आपका वर्ड सिर्फ चेंज कर दिया था, करेक्ट, the distance between the two latitude is always same, ठीक है, it is not maximum or minimum, बट longitude की जगह मैंने उस स्टेटमेंट में डिलिबरेटली लैटिट्यूड वर्ड यूज किया, और जल्दी जल्दी में हम लोग वही कर जाते हैं। हाँ इक्वेटर के हमें दिख जाता है इक्वेटर, और इक्वेटर के अलोंग हमें तो पता है, दिमाग में था कुछ तो ऐसे पढ़ा हुआ, क्योंकि अभी मैं फ्रेशली पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, बट जब हम लोग सब सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो कंफ्यूजन होता है विद रिस्पेक्ट टू जो हमने पढ़ चुके हैं, करेक्ट। तो यूपीएससी में दो चीजें, मैं एक्चुअली इस पॉइंट से मैं आपको ये प्रूव करना, मुझे बताना है एक्चुअली कि कैसे होगा ना, जब आप पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे पीछे के जो कुछ हमारा नॉलेज होता है ना वो थोड़ा फेड होते चलता है, मतलब उस कंसेप्ट अभी जो पढ़ा रहा हूं तो आपको एकदम से ध्यान से समझ में आ रहा होगा, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो आपका वो नॉलेज है थोड़ा थोड़ा फेड होते चलता है, वो कंसेप्ट थोड़े आपका ना कंफ्यूज करने लगते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी में रिवीजन इज द की, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठते चलेंगे, ठीक है। और मैंने अगर मान के चलो अभी देखो उसमें भी और एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूं, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है ना यूपीएससी, तो जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना उसी टॉपिक के ऊपर आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उससे कुछ भी बात बड़ी नहीं है, ये माइंड कर लो, ये सामने जाकर आपको रियलाइज होगा, फिलहाल तो आपको रियलाइज इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपका स्टार्ट है, करेक्ट, अभी नहीं समझेगा आपको, बट जितना कंसेप्ट पढ़ने के बाद जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया या फिर उसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज अवेलेबल है वो उस चैप्टर के ऊपर के आप अगर सॉल्व कर जाते हो ना तो समझ लीजिए कि वो इक्विवेलेंट टू 10 बार रिवीजन के समान है। मतलब एक बार एक टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या फिर कुछ भी अवेलेबल आपके एमसीक्यूज है उस चैप्टर के रिलेटेड अवेलेबल, वो अगर आप एक बार करते हो ना ये पूरी प्रोसीजर, इट इज इक्विवेलेंट टू 10 टाइम्स रिवीजन ऑफ दिस लेक्चर। ये यूपीएससी में कहा जाता है एक्चुअली, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे और उसके साथ साथ जितना ज्यादा आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक,
वो और भी ज्यादा आपका नॉलेज एनहांस करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। करेक्ट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप क्वेश्चन लगाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे जो मैंने आपको बताया। हम लोग याद कैसे करते हैं कि मैंने जो बताया आपको नॉलेज, वो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया, मतलब हम लोग सीधा चल रहे हैं। करेक्ट, कैसे चल रहे हैं? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड इज मैक्सिमम अलोंग इक्वेटर एंड इट विल रिड्यूस टुवर्ड्स द पोल। ये मैंने बता दिया। बट आपको क्वेश्चन इस तरीके से आया कि वहां पे लॉन्जिट्यूड की जगह लैटिट्यूड वर्ड यूज किया, तो फिर आपका जो माइंड है ना वो अलर्ट हो जाता है। करेक्ट, आपका माइंड अलर्ट हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीडिंग। यूपीएससी में मेजरली क्या होता है ना, पैसिव रीडिंग करते हैं बच्चे। पैसिव रीडिंग में क्या होता है, सिंपल उसका टारगेट होता है चैप्टर रीड करना, कि हाँ मुझे सिर्फ रीड करना है। फिर एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हो या फिर कोई भी आपका रेफरेंस बुक है वो रीड कर रहे हो, तो सिंपली उसका टारगेट होता है फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज रीडिंग करना है। फिर कैसे करना, क्या करना, वो देखते बैठेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। रीड कर लो, वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ मैंने चैप्टर रीड कर दिया या फिर मैंने बुक एंड कर दिया, बुक रीड कर दिया पूरी तरीके से। बट वो बुक आपने कितना इफेक्टिवली रीड करा वो आपको समझना है, तो आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट पीवाईक्यूज आपका नॉलेज बहुत ज्यादा डीपली नहीं बनेगा। मैं अभी भी लिख के देता हूं, ये जितना ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो इस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं जहां पे मैंने आपको कंफ्यूज कर लिया, तो फिर आपका माइंड चला जाता है अलर्ट मोड में। और आपका फिर नेक्स्ट जो रीडिंग होता है, फर्स्ट रीडिंग वैसे आपका पैसिव रहेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अभी रीडिंग कर रहे हो, तो आप रीडिंग करोगे तो जो भी ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको ना कंज्यूम करते चलो, जो भी नॉलेज है। जैसे कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो कंज्यूम करो, जितना कंज्यूम कर सकते हो। बट नेक्स्ट टाइम जब रीडिंग करोगे तब आपका रीडिंग पहली बार जब रीडिंग किया था जो काइंड ऑफ पैसिव रीडिंग था वैसे नहीं होना चाहिए। जब मैं पहली बार रीडिंग कर लेता हूं तो उसके बाद मुझे उसी चैप्टर के ऊपर के पीवाईक्यूज क्या अभी तक पूछे गए वो पता रहना बड़ा जरूरी है। अगर मैंने एक बार पीवाईक्यूज देख लिए तो मुझे आइडिया तो आ जाता है कि पीवाईक्यूज इस तरीके से स्ट्रक्चर किए जा रहे हैं। करेक्ट, उसका शायद आपको आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑब्वियस है कि आपका नॉलेज अभी भी पूरा सॉलिड आपके दिमाग में नहीं बैठा है। बट जब आपका नॉलेज दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा ना, फिर आपको इस तरीके के पीवाईक्यू सॉल्व करने का एक हम लोग कहते हैं एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। बट नेक्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करोगे ना तब ये पीवाईक्यूज आपके दिमाग में है कि हाँ पीवाईक्यूज में ऐसे स्टेटमेंट बना था, इसका मतलब अभी इस चैप्टर में से मुझे ये स्टेटमेंट ढंग से याद रखना है। तो दिस इज कॉल्ड नाउ एक्टिव रीडिंग। तो बेसिकली योर जर्नी ऑफ रीडिंग शुड बी पैसिव टू एक्टिव, और जितना जल्दी ये पैसिव टू एक्टिव हो जाएगा ना उतना ज्यादा आपका नॉलेज आप जल्दी अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लोगे। ठीक है, सिर्फ हम लोग पढ़ा तो रहे आपको, ठीक है, पढ़ाना हमारा काम है, बट उसके साथ साथ मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ ना ये बड़ी मैटर करती है, क्योंकि ये चीजें हमारे टाइम पे हमारे सर भी बोलते थे बट हम लोग निगलेक्ट कर लेते थे कि सिलेबस हाथ में रखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। नहीं करते थे हम लोग, हाँ देख लेंगे ना बाद में क्या है, पढ़ लेते पहले फिर उसके बाद देखेंगे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अगर इस माइंडसेट से आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको एक साल बाद रियलाइज होगा कि अरे नहीं हमने जो भी पढ़ा वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। हमें पढ़ना था जिस तरीके से जो हम लोग मैं अभी बता रहे, जैसे कि पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है आपको सिलेबस साथ रखना भी पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पूछता। लोगों को लगता है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी और कुछ भी पूछ लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। यूपीएससी एक्चुअली वही चाहती है कि हमने आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करे हैं, आप उसको एक बार एनालाइज करो, कंपेयर करो विथ रिस्पेक्ट टू सिलेबस और जानो कि आपको हमें क्या पूछना है। ठीक है, हमें क्या पूछना है आपसे ये जानो, इसे कहते हैं डिकोडिंग द यूपीएससी। एक बार यूपीएससी डिकोड होगी ना फिर आपके वो कहते हैं ना गेम के रूल जब आपको समझ में आ जाते हैं ना तो फिर वही है, आपके 6 4 लगते हैं, 100 बनती है, आप विनर बन जाते हो। सिंपल बात है। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं यूपीएससी क्रैक करना। बट यूपीएससी में क्या हो रहा है ना कि ये समझने के लिए ना 1 2 अटेम्प्ट वैसे निकल जाते हैं, और बहुत लोग कहते हैं ना फिर मेरे 2 अटेम्प्ट हो गए 3 अटेम्प्ट हो गए तो भी मुझे मेरा निकल नहीं रहा है। निकल क्यों नहीं रहा है? बिकॉज ही और शी इज ओनली फोकसिंग ऑन रीडिंग द बुक और कंप्लीटिंग द बुक, दैट्स इट। ठीक है, उसको एक्टिव रीडिंग नहीं हो रही। उसकी एक्टिव रीडिंग जब स्टार्ट होती है ना तब आपका सक्सेस आना स्टार्ट होता है। इसीलिए मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ा तो दिया, जस्ट एक माइनर चेंज कर दिया आपके स्टेटमेंट में, और आप कॉन्फिडेंट नहीं थे आंसर देने में, या भी आंसर भी दिया अभी थोड़ा आपको भी समझ में आया कि अरे नहीं सर ने तो बोला था मैक्सिमम है करके, हाँ मैक्सिमम है, बट जैसे ही मैंने लॉन्जिट्यूड की जगह लैटिट्यूड वर्ड यूज किया वो स्टेटमेंट ही पूरा गलत हो जाता है। अदरवाइज हमें लगता तो सही है हाँ मैक्सिमम डिस्टेंस तो है, बट वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है जैसे ही मैं लॉन्जिट्यूड की जगह लैटिट्यूड वर्ड यूज करता था। और यूपीएससी ने ऐसी छोटी छोटी चीजों में आपको फंसाता है, बाकी कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि इनफैक्ट ज्योग्राफी का नॉलेज यूपीएससी प्रीलिम स्टेज पे एनसीईआरटी के लेवल का पूछता है, कोई रेफरेंस बुक नहीं है।
मैं अभी आपको सोर्सेस आपको बताया नहीं, फर्स्ट लेक्चर में आपको वैसे बताए थे, बट मैं सोर्सेस के बारे में अश्योर कर देता हूं। प्रीलिम आपकी एनसीईआरटी बेसिस पे, और ये माइंड करो मेरा स्टेटमेंट, आपके एनसीईआरटी बेसिस पे ही निकल जाती है। ज्योग्राफी कह रहा हूं मैं, ज्योग्राफी के बारे में कह रहा हूं, नॉट अदर सब्जेक्ट। उसके लिए आपको रेफरेंस सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ज्योग्राफी जो है वो आपकी एनसीईआरटी के बेसिस पे ही निकल जा सकती है। इतने पावरफुल आपके एनसीईआरटीज है प्रीलिम लेवल पे। मेंस नहीं निकलेगी, मेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है, वो अलग बात है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली एक्टिव रीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में अभी मैं फिलहाल तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, इसके पहले की जो भी लेक्चर्स हुए उसमें ज्यादा मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे, बट इसके बाद में ना अभी धीरे धीरे ना आपका जो लर्निंग मेथड है वो चेंज करते चलूंगा, सो दैट कि आपको वो समझे कि एक्चुअल कैसे पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के। करेक्ट, नहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉलेज ले लिया और आपका यूपीएससी निकल गया। ये जो भ्रम है वो निकाल दो सबसे पहले तो। करेक्ट, कम पढ़ो बट इतना स्ट्रांग पढ़ो कि आपके उसके ऊपर के क्वेश्चन गलत ही नहीं होने चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट जो मैं एक पैरामीटर, हम लोग कहते हैं ना कि जो एक टेस्ट होती है, अल्टीमेट आपकी स्टडी ढंग से हुई या नहीं हुई उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में या फिर उस सब्जेक्ट की, तो उसका एक ही टेस्ट है कि इफ आई एम एबल टू गिव द आंसर टू द पीवाईक्यूज। ठीक है, मतलब मैं पीवाईक्यूज के आंसर दे पा रहा हूं ना, तो इसका मतलब मेरा स्टडी ढंग से हुआ है। अगर मैंने पढ़ा बट मैं अगर पीवाईक्यूज के आंसर नहीं दे पा रहा हूं तो इसका मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है। सिंपल का। पीवाईक्यूज किसके? पीवाईक्यूज यूपीएससी के ही, कोई रैंडम टेस्ट सीरीज नहीं, कोई रैंडम एकेडमिक टेस्ट सीरीज नहीं कह रहा हूं मैं। यूपीएससी की ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो ना तो समझ लेना कि हाँ मैं ढंग से पढ़ रहा हूं। यही अल्टीमेट टेस्ट है उसकी सॉल्व करने की। तो प्रीलिम स्टेज पे एज वेल एज मेन स्टेज पे, तो ये चीजें ना थोड़ी ध्यान में रखो। शायद अभी आपको एग्जैक्टली कनेक्ट नहीं होगी, बट जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होते चलेगा हाँ कि यही चीज है, यूपीएससी निकालने के लिए हमें यही करना पड़ता है। क्लियर? तो बेसिकली दे आर ऑल सेमीसर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड। पोलवर्ड की तरफ वो कम होते चलता है। मैक्सिमम कहां पे होता है? इक्वेटर के पास। ठीक है, मैक्सिमम इक्वेटर पे होता है और पोलवर्ड ये डिक्रीज होते चलता है और जीरो बन जाता है पोल के पास, क्योंकि पोल पे दोनों कोई भी दो आपके जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो सभी के सभी मीट कर जाते हैं। ठीक है, until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। ठीक है, क्लियर? तो ये था लॉन्जिट्यूड के बारे में। अभी और भी बाकी है, रुको, खत्म नहीं हुआ हमारा। हाँ, अनलाइक पैरेलल्स, अभी स्टेटमेंट देखो, ये कंपैरेटिव वे में हमें समझना है। अभी लैटिट्यूड हमने पढ़ा था पहले, पैरेलल्स आर नथिंग बट द लैटिट्यूड्स। हाँ, याद रखो, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये समझा क्या? कैसे? देखो, हमने जो कल समझा था कि जब अगर मान के चलो मैंने अगर एक सर्कल ड्रॉ किया है इक्वेटर के अलोंग, करेक्ट, उसका एक जो सर्कमफरेंस रहेगा, इससे कम सर्कमफरेंस उसके ऊपर में रहेगा, उससे कम सर्कमफरेंस ऊपर में रहेगा। सर्कमफरेंस मतलब यहां पे मैं स्ट्रेट लाइन निकाल रहा हूं, बट दीज आर एक्चुअली सर्कल्स जो अर्थ के ऊपर हमने ड्रॉ करे हुए हैं। इमेजिन करो आपके पास बॉल है और बॉल पे सेंटर में आपने एक सर्कल बनाया और एकदम ऊपर में एक सर्कल बनाया, तो ऑब्वियस है कि ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है। तो इसका मतलब क्या है? द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड, देखो मैंने क्या कहा, द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड, लेंथ कह रहा हूं लैटिट्यूड की, मतलब अगर मैं दो लैटिट्यूड को कंपेयर कर रहा हूं तो सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी हमारी? इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड है सर्कमफरेंस वाइज। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो लैटिट्यूड इट इज इक्वेटर लेंथ वाइज, एंड द स्मॉलेस्ट इज नथिंग बट पोल। ये कल भी बताया था क्योंकि पोल हमारा एक पॉइंट है, करेक्ट। तो बेसिकली लेंथ वाइज अगर मैं बता रहा हूं कि लेंथ ऑफ लैटिट्यूड इज एक्चुअली चेंज, लेंथ ऑफ लैटिट्यूड, बट द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड से, मतलब दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज होता। मैं कह रहा हूं कि इंडिविजुअल लैटिट्यूड का जो कुछ सर्कमफरेंस है वो चेंज होता है। तो जो मैक्सिमम हो किस कहां पे है? इक्वेटर पे, और मिनिमम आपका पोल पे। तो यहां पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो लेंथ है मतलब इंडिविजुअल लैटिट्यूड्स का वो चेंज होता है, करेक्ट। बट अगर मैं कोई भी लॉन्जिट्यूड को कंसीडर कर रहा हूं तो वो कहां से कहां पे जा रहा है? यहां से निकल रहा है और कहां पे एंड हो रहा है? पोल में। यहां से निकल रहा है, पोल में एंड हो रहा है। तो इनका जो कुछ एक सेमी सर्कल बन रहा है ना, उनका लेंथ सेम है। ठीक है, क्लियर? उन सभी का लेंथ सेम है। मैं डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड नहीं कह रहा हूं, इंडिविजुअल लॉन्जिट्यूड का लेंथ कह रहा हूं, करेक्ट। यहां पे भी इंडिविजुअल लैटिट्यूड का मैं लेंथ कह रहा था, सिमिलरली मैं यहां पे इंडिविजुअल लैटिट्यूड का लेंथ कह रहा हूं। तो स्टेटमेंट भी किस तरीके से बन रहा है उसके ऊपर भी आपको समझना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड या फिर लेंथ ऑफ लॉन्जिट्यूड, इसका मतलब मैं
एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब यहां से लेके यहां तक लॉन्जिट्यूड और ये पूरा एक सर्कल जो बना है लैटिट्यूड, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्जिट्यूड या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, इट मींस मैं कंपेयर कर रहा हूं दो लैटिट्यूड और या फिर लॉन्जिट्यूड के बीच का डिस्टेंस। जैसे यहां पे दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस नेवर चेंज, ठीक है, पैरेलल होता है, बट यहां पे दो लॉन्जिट्यूड के डिस्टेंस मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, सर आप तो ऐसे बोल रहे थे, आप तो ऐसे बोल रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड एक्चुअली चेंज होता है, मैक्सिमम होता है इक्वेटर के पास, कम रहता है पोल के पास, करेक्ट। बट मैं लेंथ वाइज अगर कहता हूं तो उसको मैं कैसे कहूंगा, द लेंथ ऑफ ईच लॉन्जिट्यूड इज सेम, लेंथ ऑफ ईच लॉन्जिट्यूड इज सेम, मतलब फ्रॉम इक्वेटर सॉरी पोल टू पोल, द लेंथ ऑफ ईच लॉन्जिट्यूड इज सेम। यहां पे देखो, यहां पे स्टेटमेंट क्या है मेरा, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड नेवर चेंज, करेक्ट, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस है, बट द डिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लैटिट्यूड डिक्रीजेस इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा लैटिट्यूड है इट इज इक्वेटर, और पोल की तरफ वो धीरे धीरे वो सर्कल का सरकमफेरेंस कम होते जाता है, करेक्ट। अभी यहां पे क्या कंपेयर कर रहा है वो देखो, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब ये है कि जितना लेंथ आपका चेंज होता है ना, हर लैटिट्यूड का जो लेंथ चेंज होता है वहां पे और वो डिक्रीज होते चलता है, सो वो एक्चुअली लॉन्जिट्यूड के बारे में नहीं हो रहा है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी के सभी जो है वो इक्वल लेंथ पे है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सभी लॉन्जिट्यूड का इक्वल है, ठीक है, बट लैटिट्यूड का वेरी करता है, क्लियर, ये याद रखना। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, तो इसी की वजह से क्या होता है ना, उसको नंबर करना बड़ा डिफिकल्ट है। वहां पे कैसे था, हम लोग बोल सकते थे कि भाई सबसे बड़ी लैटिट्यूड जो है वो हमारी इक्वेटर है, जिसे हम लोग 0 डिग्री के, करेक्ट, बट यहाँ पे कैसे है, सभी के सभी हमारे जो कुछ लॉन्जिट्यूड्स है वो तो इक्वल लेंथ की है, तो इसको नंबर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया, Hence, all countries decided that count should begin from the meridian which passed through the Greenwich. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो ग्रीनविक एक एक्चुअली एक हम लोग क्या कहते हैं उसको, लेबोरेटरी है, ठीक है, लेबोरेटरी नहीं क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमिकल, हाँ लेबोरेटरी कहते हैं ना, एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी कहते हैं ना, करेक्ट, एक एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट के वर्ल्ड की। तो ये जो कुछ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, सॉरी लेबोरेटरी कहते हैं ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ग्रीनविक एक प्लेस है इन लंदन और नियर लंदन, अभी तो लंदन के अंदर ही आ चुका है, पहले नियर लंदन था, अभी लंदन तो एक्सपर्ट हो गया, तो लंदन के अंदर ही। तो लंदन में जो एक ग्रीनविक आपकी एक ऑब्जर्वेटरी थी, वेयर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, वहीं से पास होने वाली जो लाइन थी ना, उसको ही क्या कहा गया, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, उसको ही क्या कहा गया, प्राइम मेरिडियन कहा गया। वैसे सभी के सभी मेरिडियंस है, बट उनमें भी हमें नंबर तो देना है, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर हमने डिसाइड क्या किया, या फिर सभी कंट्रीज ने डिसाइड क्या किया कि ग्रीनविक जो एक्चुअली लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी जहां पे है, जिसे हम लोग ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, तो वहां से पास होने वाला जो भी आपका लॉन्जिट्यूड होगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन कहेंगे, करेक्ट, या फिर जिसे हम लोग रेफरेंस लाइन करेंगे, फिर उस रेफरेंस लाइन उस लॉन्जिट्यूड के रिस्पेक्ट में हम लोग अदर जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स है उनको नंबर्स देंगे, करेक्ट। सो ग्रीनविक वेयर द रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, ये याद रख लेना, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, और उसी मेरिडियन को हमने क्या कहा, प्राइम मेरिडियन का। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, जैसे मैंने इसके पहले आपको समझाया था, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अभी देखो मैंने कहने के लिए आपको 360 तो कह दिया, बट एक्चुअली नंबरिंग वैसे नहीं होती। नंबरिंग कैसे होती है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स आर 360, बट होता क्या है ना कि अगर मैं इस लाइन को 0 डिग्री लाइन कह रहा हूं, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, तो इस प्राइम मेरिडियन सॉरी, तो आपको इतना पता है कि यहां से एक आधा सर्कल बनेगा पीछे में, यहां से एक आधा सर्कल बनेगा पीछे में, ठीक है, ये बॉल है, इमेजिन करो एक लाइन हमने ड्रॉ करी, तो एक राउंडेड है, तो बेसिकली क्या है ना कि इस लाइन से हमारा जो कुछ ग्लोब है, जिसे हम लोग अर्थ कह रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू द 2 हाफ्स। जैसे हमारी इक्वेटर लाइन नॉर्थ हेमिस्फीयर और, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, उसी तरीके से ये जो लाइन है ना, ये ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में हमारे ग्लोब को, दैट इज अर्थ को डिवाइड करता है। यूजुअली हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर को ज्यादा पढ़ते हैं,
बट अर्थ इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द ईस्ट हेमिस्फीयर एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। तो होगा क्या अभी कि यहां से ये अगर 0 डिग्री लाइन है तो यहां से हम लोग 1 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो मैक्सिमम हम लोग इस हाफ में पीछे के साइड में 180 डिग्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड में। ठीक है, इस साइड में हम लोग यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे और एग्जैक्टली इसके पीछे जो सर्कल है, हाफ सर्कल है हमारा, वहां तक हम लोग कितने डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं? 180 डिग्री। सिमिलरली हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे वेस्ट की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री। देखो यहाँ पे भी 1 डिग्री ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी 2 डिग्री ड्रॉ करा है, उसी तरीके से यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री हम लोग ड्रॉ करेंगे और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं हम लोग? 180 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं इस साइड में भी। बट एक्चुअली जो 180 डिग्री इस साइड से और 180 डिग्री इस साइड से, इट इज अ सेम लाइन, वो सेम ही लाइन होगी। ठीक है, 180 डिग्री यहां से देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ड्रॉ करा, उसके एग्जैक्ट पीछे जो लाइन होगी ना वो रहेगी आपका 180 डिग्री। इस साइड से भी जब हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो इसके साइड, इसके पीछे में जो लाइन रहेगा इट इज ऑल्सो 180 डिग्री, बट बोथ आर सेम लाइन। जो 180 डिग्री हम लोग कह रहे हैं ना वो सेम ही लाइन है। क्लियर? ठीक है, मतलब सेम लॉन्जिट्यूड है अभी बेसिकली। बट वहां पे भी जो इश्यू हुआ था हमारा कि इक्वेटर के ऊपर में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री था, इक्वेटर के नीचे में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री था। यहाँ पे भी सेम है कि इस वर्टिकल लाइन मतलब दैट इज प्राइम मेरिडियन के इसकी तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री है अप टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री है अप टू 180 डिग्री। पर इनको डिफरेंशिएट करना है तो कोई डिफरेंशिएट करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे वहां पे हमने क्या किया था डिफरेंशिएट करने के लिए, हाँ हमने कुछ तो नोटेशन यूज किए थे, 1 डिग्री एन, 1 डिग्री एस, मतलब n represents north hemisphere, s represents south hemisphere. Similarly here we actually write, जैसे कि यहाँ पे 1 डिग्री लाइन, सॉरी ये 1 डिग्री लाइन है, सो 1 डिग्री लाइन को हम लोग क्या लेंगे? ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे ये जो 1 डिग्री लाइन है इसको हम लोग कहेंगे वेस्ट। तो बेसिकली 1 डिग्री ईस्ट से लेके मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डिग्री ईस्ट हो सकता है। करेक्ट? सिमिलरली यहाँ पे 1 डिग्री वेस्ट से लेके मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डिग्री वेस्ट हो सकता है। बट मैंने क्या कहा आपको? 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट लाइन इज सेम लाइन। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर फिर क्या कहे, 180 डिग्री वेस्ट कहे या फिर 180 डिग्री ईस्ट कहे? आप ईस्ट भी कहो वेस्ट भी कहो वो एक ही बात है। करेक्ट? आप अगर ईस्ट कह रहे हो तो मैं आप समझ लूंगा कि आपने ईस्ट से उसका काउंटिंग करा है और वहां पे आपने 180 डिग्री ईस्ट रिप्रेजेंट करा हुआ है, या फिर कहने का मतलब आपका वो है। करेक्ट? अगर आपने 180 डिग्री वेस्ट भी कहा तो मैं समझ लूंगा कि आपने 180 डिग्री से काउंट करना स्टार्ट किया और 180 डिग्री वेस्ट का है, बट बोथ आर सेम। करेक्ट? जिसे हम लोग लॉन्जिट्यूड कहते हैं। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो बेसिकली इतना समझ लीजिए कि वैसे तो पूरे 360 डिग्री हमारे क्या है, 360 हमारे क्या है? लॉन्जिट्यूड्स है, बट मार्किंग आपका 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक नहीं होता। मार्किंग कैसे होता है? 0 डिग्री सेंटर लाइन जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ईस्ट हेमिस्फीयर में हम लोग 1 डिग्री से कितना मार्क करते हैं? मैक्सिमम 180 डिग्री, और वेस्ट हेमिस्फीयर में हम लोग वैसे ही 1 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम कितना करते हैं? 180 डिग्री। सिर्फ नोटेशन याद रख लीजिए, ईस्ट हेमिस्फीयर में अगर है तो ई और यहाँ पे डब्ल्यू, क्योंकि ये वेस्ट में। क्लियर? समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो ये है ईस्ट और वेस्ट। टाइम हो गया क्या अपना? वेट ए मिनट, नहीं 6:30 हुआ, तो जो भी है कंप्लीट कर देते इसका, ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, मतलब 2-3 स्लाइड है और बचा हुआ वही है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द एंटायर अर्थ इनटू द इक्वल हाफ्स। अभी देख इमेजिन करो कि ये अगर मान के चलो ना एक लाइन है जिसे हम लोग 0 डिग्री लाइन कह रहे थे, तो यहां से अगर मैं 180 डिग्री ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन के ही पीछे वाली जो लाइन रहेगी वही मेरी क्या रहेगी? हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, तो यहां से अगर मैंने एक ड्रॉ करी जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? 0 डिग्री लाइन कह रहे हैं, और यहाँ पे 1-1 डिग्री मार्क करते हैं, तो इसके पीछे में भी ऐसे एक लाइन रहेगी जो पोल टू पोल रन कर रही है। तो जो 0 डिग्री के एग्जैक्ट पीछे में जो लाइन है ना वही आपकी क्या है? 180 डिग्री लाइन है, पीछे की साइड वाली। हाँ, सामने की साइड वाली तो हमारी जो हाफ सेमी सर्कल है, हमारा सेमी सर्कल है, उसे हम लोग 0 डिग्री कह रहे हैं, बट सेम सेमी सर्कल पीछे में भी है 0 डिग्री के, तो उसको हम लोग कहेंगे 180। तो उससे क्या बनेगा? 0 डिग्री यहाँ पे एंड 180 डिग्री यहाँ पे, तो उससे क्या हो रहा है? होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर। करेक्ट? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्राइम मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द होल अर्थ इनटू द 2 इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? ठीक है, क्लियर? वहां पे तो होल इक्वेटर एक्चुअली नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, क्योंकि इक्वेटर खुद एक पूरा सर्कल था, बट यहाँ पे एक 0 डिग्री लाइन पूरा सर्कल नहीं है, वो आधा सर्कल है, उसके पीछे का 180 डिग्री एक कंप्लीट सर्कल बनाता है विथ 0 डिग्री।
ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्राइम मेरिडियन प्लस 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द होल अर्थ इनटू टू हाफ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore, longitude of place is followed by letter E for the east and W for the west. Clear? It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. जो 180 डिग्री हम लोग कह रहे हैं ना, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ से काउंट करके हो जाते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट आएगा, सेम अगर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा 180 डिग्री वेस्ट आएगा, बट वो सेम ही लाइन के ऊपर एंड हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट बोथ आर सेम। करेक्ट? क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? वेट, कोमल, तनस्वी, वैदेही, ठीक है। अच्छा, इसका ना बाद में 180 डिग्री का यहाँ सामने जाके याद रखो, इसका मैं फिर से एक बार रेफरेंस आपको दूंगा, क्योंकि ये 180 डिग्री वेस्ट ईस्ट जो लाइन है ना, ये एक्चुअली अर्थ का टाइम जोन डिसाइड करती है, सॉरी डेट लाइन डिसाइड करती है, टाइम जोन नहीं, डेट लाइन डिसाइड करती है। और सिमिलरली ये 0 डिग्री जो हम लोग प्राइम मेरिडियन कर रहे हैं, ये हमारा टाइम डिसाइड करती है। टाइम डिसाइड होना एंड डेट डिसाइड होना, ये दो अलग बात होती है, ठीक है। तो 0 डिग्री मैं सामने आके पढ़ाऊंगा, ये आप टेंशन मत लो, बट 0 डिग्री हमारा क्या डिसाइड कर रहा है? टाइम। और हमारा 180 डिग्री क्या डिसाइड करेगा सामने आके? डेट, ठीक है। ये डेट डिसाइड करेगा सामने आके, ठीक है। बट अभी फिलहाल तो हम लोग इसका नॉलेज लेते हैं। तो बेसिकली ये देखो, ये जो लाइन है, यहाँ पे ग्रीनविक ऑब्जर्वेटरी है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जिसे हम लोग कहते हैं। और ग्रीनविक मतलब क्या कि लंदन ही है, ऐसे समझ लो अभी। तो लंदन से पास होने वाला जो हमारा ये लाइन है, वर्टिकल आपका लॉन्जिट्यूड है, एंड वी गिवन दैट लॉन्जिट्यूड डिग्री 0 डिग्री, एंड इट इज कॉल्ड एज जीएमटी लाइन, ग्रीनविक मीन टाइम लाइन, या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। क्लियर? ये है, ये जो कुछ डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, दीज आर नथिंग बट द सम वर्टिकल लाइन, जिसे हम लोग लॉन्जिट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। बट एग्जैक्ट डिग्री नहीं दिया गया, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में। हाँ, तो बेसिकली अभी प्राइम मेरिडियन ना बहुत सारे कंट्री से पास होता है। ये जो ग्रीनविक जिसे लाइक हम लोग मीन टाइम कहते हैं, तो प्राइम मेरिडियन बहुत सारे कंट्री से पास होता है। तो यूपीएससी ने कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई बताइए कि कौन कौन से कंट्री से आपका प्राइम मेरिडियन लाइन पास होता है, जिसे हम लोग 0 डिग्री लाइन कह रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे यूके मतलब लंदन जिस कंट्री में, करेक्ट, यूके। फिर उसके बाद फ्रांस आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्पेन से भी पास होते दिख रहा है। देन अल्जीरिया, देखो यूके, फ्रांस, स्पेन, ये यूरोपियन कंट्रीज है। उसके नीचे अल्जीरिया जब आ रहा है तो इसका मतलब ये अफ्रीका कंट्री है, करेक्ट। सो अल्जीरिया, ये माली, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो, तो ये जो कुछ है ये हमारे अफ्रीकन कंट्रीज है। तो बेसिकली इन कंट्रीज से ये पास होता है। बट आप बोलोगे सर ये याद करना है क्या? हाँ, याद करना पड़ेगा कभी कभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी को पता, करेक्ट। तो फिर याद कैसे करें? ये तो बड़े कंफ्यूजिंग है। तो उसके लिए ना ट्रिक है, याद कर लो। ट्रिक है तुम फंस गए बबलू, ठीक है। बड़ी आसान ट्रिक है, मतलब याद करने के लिए भी बड़ी इजी है, क्योंकि ये इजीली आपके मुंह में आ जाएगी। तुम फंस गए बबलू। तो तुम फंस गए बबलू मतलब क्या कि जैसे टी फॉर टोगो, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, एम फॉर माली, एफ फॉर फ्रांस, ए फॉर अल्जीरिया, एस फॉर स्पेन, जी गए मतलब जी फॉर घाना, एंड बबलू का बी मतलब बुर्किना फासो। तो दीज आर द 8 कंट्रीज, करेक्ट। 3 और 3, 6 और 2, 8, करेक्ट। सो दीज आर द 8 कंट्रीज थ्रू विच प्राइम मेरिडियन पासेस। क्लियर? तुम फंस गए बबलू। क्लियर? तो कभी कभी अगर स्टेटमेंट आ जाता है कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइम मेरिडियन पासेस, तो उनमें बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, उनमें ऐसे भी ऑप्शंस रहेंगे जिस कंट्री से पास भी नहीं होता, करेक्ट। तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्री से वो पास होता है और कौन से कंट्री से नहीं होता। तो उसके रिस्पेक्ट में फिर आपके ऑप्शन वैसे डिजाइन किए जाएंगे। तो तुम फंस गए बबलू इजीली आयत हो जाता है। तो ये कंट्रीज सिर्फ एक बार देख लेना कौन कौन सी कंट्रीज है, करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो ये बेसिक है, अभी तक हमने एडवांस नहीं पढ़ा, ये तो बेसिक मतलब एनसीईआरटी के बेसिस पे चल रहा है। एडवांस तो और भी बाकी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस वगैरह जो डिजाइन होते हैं थोड़े अलग लेवल पे होते हैं। तो यहाँ तक किसी को डाउट है अभी ऑनलाइन? अगर नहीं है तो हम लोग रुक रहे हैं, हम लोग जो नया टॉपिक है वो कल स्टार्ट करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। डाउट? कोमल, तनस्वी, वैदेही, ऋषभ, नो डाउट? हाँ, चलिए रिवाइज करते रहिए। मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हुए हैं, शायद इसके पहले के रिवीजन लेक्चर आपने देखे होंगे, तो इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आज आपका एक क्वेश्चन लिया मतलब सिर्फ एक बेसिक फॉर्मेट में बताया कि भाई कैसे स्टेटमेंट बन सकता है। तो इनके ऊपर मैं थोड़े क्वेश्चंस बना देता हूँ, सो दैट कि आप भी ये एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, शायद से, मुझे पता नहीं, बट एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम लोग एनसीईआरटी ऐसे भी नहीं कि एकदम 12th वगैरह के लेवल का देख रहे हैं, ये बेसिक एनसीईआरटी जो है 6, 7, 8 लेवल का, तो वही से हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसके ऊपर के मैं ना सैंपल 10-10 क्वेश्चन डाल दूंगा, सो दैट कि आपको वो
इजीली समझ, मतलब जो भी हमने पढ़ा हुआ है तो वो आपको अंडरस्टैंड हो कि हमने जो पढ़ा और उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे ही नहीं पा रहे। कैसे, जैसे मैंने आज बताया ना कि आपका अल्टीमेट टेस्ट क्या है, कोई भी नॉलेज मुझे अच्छे से समझा या नहीं समझा, वो है क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे आता है नहीं आता। यही अल्टीमेट आपका टेस्ट रहेगा कि भाई हाँ मैंने सही से पढ़ा है या फिर मैंने समझा है। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग रुक रहे हैं, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके साथ। थैंक यू।